सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नेट, जेआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यानी अधिकतर जो विद्यार्थी हैं नेट जेआरएफ से संबंधित हैं उनको समस्या ये आती है कि उनका सब्जेक्ट है उसमें तो वो अच्छा स्कोर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर है जो यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित होता है उसमें वो अच्छा स्कोर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए आज की जो ये क्लास है ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है, वो है उसमें पूछा गया है कि शोध क्या है, शोध किसे कहते हैं। लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटियां पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं वहां ये प्रश्न पूछा जाता है कि शोध क्या है या अनुसंधान क्या है। शोध से संबंधित, रिसर्च से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शोध है क्या। तो शोध के बारे में हम कह सकते हैं कि किसी भी समस्या की सत्यता की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना है, वो ही क्या है, शोध है। यानी किसी भी समस्या की सत्यता, किसी भी समस्या की जो सत्यता है उस सत्यता की खोज के लिए, सत्यता की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना ही शोध कहलाता है। देखिए, जब भी हम शोध करते हैं तो शोध के लिए सबसे पहला जो सोपान है वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, समस्या। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, समस्या का चयन किया जाता है और उस समस्या की सत्यता क्या है उसकी खोज करने के लिए, उस समस्या की सत्यता क्या है उसकी खोज करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से, किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, शोध। वैज्ञानिक तरीके से क्या अभिप्राय है कि जो शोध किया जाता है वो शोध क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। शोध है वो क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, उसमें पक्षपात से रहित होना चाहिए। शोध है वो क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। शोध है उसकी क्या होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। शोध की वैधता होनी चाहिए। और शोध है उस शोध में क्या होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। तब कहा गया है कि वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अभिप्राय ये था कि विश्वसनीयता हो, निष्पक्षता हो, वस्तुनिष्ठता हो, वैधता हो, सत्यता हो और क्रमबद्धता हो, क्रमबद्ध भी हो, उसके बाद में व्यवस्थित भी हो। क्या हो, व्यवस्थित भी हो। यानी एक चरण के बाद दूसरे चरण का उपयोग जहां किया जाए क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित रूप से। तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है, या तो ये पूछ लिया जाता है कि शोध क्या है, तो हम कह सकते हैं किसी भी समस्या की सत्यता की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना ही क्या है, शोध कहलाता है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि शोध से अभिप्राय है और 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और उसमें वस्तुनिष्ठ, वैधता, निष्पक्षता, इनमें से विकल्प देकर के पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से शोध के लिए कौन सा विकल्प है वो सत्य है।
तो ये भी आपको याद रखने योग्य बात है कि शोध विश्वसनीय होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वेद होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से किया गया होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? शोध कहेंगे। यहाँ वैज्ञानिक तरीके से अभिप्राय यही है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न संख्या 2 देखिए कि अनुसंधान के सोपान कौन कौन से हैं? जो अनुसंधान किया जाता है उसके सोपान कौन कौन से हैं? ये जो प्रश्न है ये विपरीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो अनुसंधान की जो सोपान है उनको क्रमबद्ध तरीके से याद रखना हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, क्योंकि वहां क्रमबद्धता के आधार पर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो सत्य है, इस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शोध किया जाता है तो उसकी जो सोपान होते हैं, सबसे पहला जो सोपान है वो है शोध कब होगा? जब कोई ना कोई क्या होगी? समस्या। क्या होगी? समस्या। उस समस्या से संबंधित जब तक हमारे पास प्रश्न नहीं होगा तब तक हम शोध की शुरुआत नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं अनुसंधान समस्या तैयार करना। पहला सोपान क्या है? अनुसंधान समस्या तैयार करना। सबसे पहले अनुसंधान से यानी हमें क्या होना चाहिए? अनुसंधान से संबंधित समस्या का चयन करना पड़ता है। शोध से संबंधित क्या होना चाहिए? जो समस्या है उसका चयन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो सोपान है शोध का या अनुसंधान का वो है व्यापक साहित्य सर्वेक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यापक रूप से व्यापक साहित्य सर्वेक्षण किया जाता है। दूसरा चरण क्या होता है? व्यापक साहित्य सर्वेक्षण होता है। व्यापक साहित्य सर्वेक्षण भी कर लिया। उसके बाद में तीसरा जो सोपान होता है उसके लिए यानी एक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है या परिकल्पना को विकसित किया जाता है। तो तीसरा जो सोपान है उसे पूर्व कल्पना भी कहते हैं, परिकल्पना भी कहते हैं और अंग्रेजी में हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो परिकल्पना विकसित करना, परिकल्पना विकसित करना। और अनुसंधान के जो सोपान है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 नंबर। यहां से हर एग्जाम में नेट जेआरएफ का हो चाहे किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो पूछा जाता है कि परिकल्पना का संबंध किससे होता है, परिकल्पना क्या है, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है और परिकल्पना में जो टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर यानी प्रथम प्रकार की त्रुटि कौन सी है, द्वितीय प्रकार की त्रुटि कब मानी जाती है। तो परिकल्पना जो है ये जो सोपान है ये सबसे महत्वपूर्ण सोपान है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में नंबर 4 अनुसंधान से संबंधित हम परिकल्पना का भी हमने चयन कर लिया, परिकल्पना का भी हमने विकास कर लिया। 4 नंबर जो सोपान है तो हम जो शोध कर रहे हैं शोध के लिए क्या करेंगे? एक डिजाइन की तैयारी करेंगे। शोध के लिए क्या करेंगे? एक डिजाइन तैयार करेंगे, एक संरचना तैयार करेंगे। तो शोध डिजाइन तैयार करना चौथा सोपान है। अब शोध के लिए संरचना का निर्माण कर लिया हमने, डिजाइन का निर्माण कर लिया यानी डिजाइन तैयार कर लिया। लेकिन जो डिजाइन तैयार किए हैं उस डिजाइन में यानी जो डिजाइन के जो प्रकार हैं उनमें से एक नमूना डिजाइन है, उस नमूना डिजाइन का हमें निर्धारण करना पड़ेगा। तो 5 नंबर जो सोपान होता है वो होता है नमूना डिजाइन का निर्धारण करना। नमूना डिजाइन का निर्धारण करना।
अब नमूना डिजाइन है उसका भी निर्धारण कर लिया गया। अब नमूना डिजाइन का निर्धारण करने के बाद हमें क्या चाहिए, जो हम शोध कर रहे हैं, जो समस्या है उससे संबंधित हमें क्या चाहिए, आंकड़े चाहिए, हमें डाटा चाहिए। तो क्या करेंगे, जो आंकड़े होते हैं, जो डाटा होते हैं, उनको डाटा का कलेक्शन करते हैं या आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। तो हम कह सकते हैं आंकड़ों को एकत्रित करना। छठा सोपान क्या होता है, आंकड़ों को एकत्रित करना, यानी डाटा का कलेक्शन करना। अब डाटा का कलेक्शन हमने कर लिया, आंकड़े एकत्रित कर लिए। अब आंकड़े एकत्रित करने के बाद में यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एक परियोजना का निर्माण करना पड़ेगा और उस परियोजना का क्या किया जाएगा, जो परियोजना तैयार हुई है उस परियोजना का निष्पादन किया जाएगा। तो हम सातवां जो सोपान है वो है परियोजना का निष्पादन। परियोजना का निष्पादन करना। अब परियोजना का निष्पादन कर किया गया, उसके बाद हमने जो आंकड़े, जो डाटा इकट्ठे किए थे, तो उन आंकड़ों का, उन डाटों का क्या करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं आंकड़ों कह सकते हैं, डाटा कह सकते हैं या समग्र कह सकते हैं का विश्लेषण करना, यानी डाटा का एनालिसिस किया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद हमने जो परिकल्पना विकसित की थी, जो परिकल्पना विकसित की थी, उस परिकल्पना का परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि परिकल्पना सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। परिकल्पना सत्य भी होती है, परिकल्पना असत्य भी होती है। तो क्या किया जाता है, परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। परिकल्पना का परीक्षण होने के पश्चात आगे का जो सोपान होता है वो होता है सामान्यीकरण करना या व्याख्या। तो हम कह सकते हैं सामान्यीकरण, सामान्यीकरण और व्याख्या, सामान्यीकरण और व्याख्या। और अनुसंधान का जो अंतिम सोपान जो है, अंतिम सोपान में यानी जो हमें परिणाम प्राप्त हुए, परिणामों की हम क्या करेंगे, या तो रिपोर्ट तैयार की जाती है, परिणामों की रिपोर्ट तैयार की जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो परिणामों की जो रिपोर्ट तैयार की उसकी प्रस्तुति की तैयारी की जाती है, प्रस्तुति की तैयारी की जाती है। या सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि शोध के उपरांत हमें जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उन प्राप्त निष्कर्षों को औपचारिक तौर पर हम क्या करते हैं, लेखन करते हैं। औपचारिक तौर पर क्या करते हैं, लेखन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं परिणामों की रिपोर्ट, परिणामों की रिपोर्ट कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण की या प्रस्तुत की तैयारी। रिपोर्ट, परिणामों की रिपोर्ट प्रस्तुत की तैयारी, यानी जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ उस निष्कर्ष का क्या किया जाएगा, औपचारिक तौर पर लेखन किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं निष्कर्षों का औपचारिक लेखन क्या किया जाएगा, निष्कर्षों का औपचारिक लेखन किया जाएगा। तो ये अनुसंधान के जो सोपान हैं ये महत्वपूर्ण है। इनको आपको क्रमबद्ध तरीके से याद करना है कि अनुसंधान समस्या तैयार करना, फिर उसका व्यापक साहित्य सर्वेक्षण करना, परिकल्पना विकसित करना, शोध डिजाइन तैयार करना, नमूना डिजाइन का निर्धारण करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, फिर
परियोजना का निष्पादन करना, उसके बाद आंकड़े जो इकट्ठे किए उन आंकड़ों का विश्लेषण करना, जिस परिकल्पना को विकसित किया उसका परीक्षण करना कि परिकल्पना सत्य है वो भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। उसके बाद सामान्यीकरण और व्याख्या, सामान्यीकरण और व्याख्या के बाद यानी जो परिणाम प्राप्त हुए उनकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट प्रस्तुत की तैयारी की जाती है। या ये कह सकते हैं कि शोध के उपरांत जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उन निष्कर्षों का यानी औपचारिक लेखन किया जाता है। तो ये है अनुसंधान के सोपान। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में जो शोध है, शोध को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? यानी अलग अलग क्षेत्रों में शोध किया जाता है तो शोध है वो महत्वपूर्ण क्यों है? शोध महत्वपूर्ण होने की क्या वजह है? तो हम कह सकते हैं कि साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में और समस्या समाधान की सुविधा प्रदान करने में शोध क्या है? सहायक है। इसीलिए शोध को क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी साक्ष्य आधारित, साक्ष्य यानी प्रूफ, साक्ष्य आधारित यानी साक्ष्य पर आधारित, साक्ष्य पर आधारित निर्णय लेने, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने, निर्णय लेने के अलावा समस्या समाधान की सुविधा प्रदान करता है। समस्या यानी जो समस्या है उस समस्या के समस्या समाधान की सुविधा प्रदान करता है। कौन? शोध। तभी शोध को क्या हो गए? महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद देखिए, एक अच्छे शोध की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? कोई शोध किया गया, अच्छा शोध है, तो उसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है? यानी शोध की, अच्छे शोध की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में से सबसे अच्छी विशेषता है वो कौन सी मानी जाती है? तो एक अच्छे शोध की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे अच्छी विशेषता यही होती है कि शोध है वो क्या हो? कठोर और व्यवस्थित पद्धति पर आधारित हो। कठोर और व्यवस्थित पद्धति। यानी सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? सबसे अच्छी विशेषता यही होती है कि शोध क्या हो? कठोर और व्यवस्थित पद्धति पर आधारित हो। सबसे अच्छी विशेषता एक अच्छे शोध की यही होती है कि वो अगर कठोर और व्यवस्थित पद्धति पर आधारित है तो वो उसकी सबसे अच्छी विशेषता है। शोध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि शोध है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कोई शोध किया जाता है तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कि शोध करेंगे तो नया ज्ञान है, नए ज्ञान का सृजन होगा, नया ज्ञान है वो प्राप्त होगा और समझ है वो क्या होगी? विकसित होगी। तो हम कह सकते हैं नए ज्ञान का सृजन करना या निर्माण करना और समझ विकसित करना। किसी भी शोध का प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि नए ज्ञान का क्या किया जाए? निर्माण किया जाए और समझ को क्या किया जाए? विकसित किया जाए। प्रश्न संख्या 6 कह रहे हैं कि शोध की निष्पक्षता को, शोध की निष्पक्षता है उसको कैसे बढ़ाया जाए? कि शोध के अंदर जो निष्पक्षता है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले शोध है वो क्या होना चाहिए? पक्षपात रहित होना चाहिए। शोध में विश्वसनीयता होनी चाहिए। शोध में क्या होनी चाहिए? वैधता होनी चाहिए। यानी निष्पक्षता,
विश्वसनीयता और वैधता, ये तीनों चीजें शोध की निष्पक्षता को और अधिक बढ़ा देती है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अतीत में हुई, अतीत होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है। अतीत में हुई किसी घटना को समझने के लिए किए जाने वाले शोध को क्या कहते हैं? यानी बीते हुए समय की कोई घटना है, उस घटना को समझने के लिए अगर शोध किया जाता है तो वो शोध क्या कहलाता है? बीते हुए समय की घटना के लिए उस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर शोध किया जाएगा तो वो शोध कहलाएगा ऐतिहासिक शोध या ऐतिहासिक अनुसंधान। क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक शोध कहलाएगा। बीते हुए समय की अगर कोई घटना है, उसको अगर हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, उस पर शोध किया जाता है तो वो शोध कैसा होता है? ऐतिहासिक अनुसंधान होता है या ऐतिहासिक शोध होता है। अब देखिए शोध के जो प्रकार हैं, शोध गुणात्मक होता है, मात्रात्मक भी होता है, आधारभूत भी होता है। शोध है वो अनुप्रयुक्त भी होता है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान भी होता है। तो शोध के जो प्रकार हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए या मौलिक रूप से देखा जाए, जो शोध है, शोध के दो ही प्रकार होते हैं। एक तो वैज्ञानिक शोध और दूसरा जो होता है वो होता है साहित्यिक शोध। तो हम शोध के जो प्रकार हैं, आगे की जो क्लास होगी उसमें हम शोध के प्रकारों के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रतिदर्श। देखिए आपने जो मास्टर डिग्री की है उसमें आपने प्रतिदर्श, न्यायदर्श ये पढ़े होंगे, रिसर्च से संबंधित। तो प्रतिदर्श की एक विधि जो जनसंख्या के सभी रूपों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है, तो उसे तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? यानी तकनीकी रूप से उसको किस नाम से जाना जाता है? तो तकनीकी रूप से उसको कहा जाता है स्त्रीकृत प्रतिदर्श। क्या कहा जाता है? यानी स्तर से संबंधित स्त्रीकृत प्रतिदर्श के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, शैक्षिक अनुसंधानों को प्राय किसके अंतर्गत माना जाता है? शैक्षिक अनुसंधान यानी शिक्षा से संबंधित जो अनुसंधान किए जाते हैं, उन अनुसंधानों को प्राय, प्राय का अर्थ है अधिकतर, प्राय का अर्थ है अधिकतर, अधिकतर किसके अंतर्गत माना जाता है? तो उनको व्यवहारिक एवं मौलिक अनुसंधानों के अंतर्गत माना जाता है। तो हम कह सकते हैं व्यवहारिक एवं मौलिक अनुसंधान या अनुसंधानों के अंतर्गत माना जाता है। किसके अंतर्गत माना जाता है? व्यवहारिक एवं मौलिक अनुसंधानों के अंतर्गत माना जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए कि कौन सा शोध वैज्ञानिक अध्ययन और शोध को संदर्भित करता है जो व्यवहारिक समस्या को, किसको? व्यवहारिक समस्या को हल करना चाहता है। किसको? व्यवहारिक समस्या को हल करना चाहता है। तो उसके लिए यानी जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान होता है वो काम में लिया जाता है। कौन सा? जिसे अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। कौन सा अनुसंधान काम में आता है? अनुप्रयुक्त अनुसंधान। किस तरह का अनुसंधान? अनुप्रयुक्त, जिसे आप अप्लाइड रिसर्च भी कह सकते हो, अप्लाइड रिसर्च। तो एक बार आप ये जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में हम जो पूर्व कल्पना, पूर्व कल्पना या कह सकते हैं परिकल्पना, परिकल्पना, इससे संबंधित यानी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए
पूर्व कल्पना भी कहा जाता है और परिकल्पना भी कहा जाता है। तो परिकल्पना जो होती है वो सत्य भी हो सकती हैं और असत्य भी हो सकती हैं, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोथेसिस कहा जाता है। जो पूर्व कल्पना है, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि परिकल्पना या पूर्व कल्पना का संबंध किससे होता है। यह पूछ लिया जाए कि जो परिकल्पना है या जो पूर्व कल्पना है, इसका अगर क्या पूछ लिया जाए? संबंध। क्या पूछ लिया जाए? संबंध। कि परिकल्पना का संबंध किससे होता है? तो जो नए प्रयोग और करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे? कोई प्रस्तावित प्रारूप तैयार करेंगे। प्रस्तावित प्रारूप तैयार करेंगे तो उस प्रस्तावित प्रारूप से सीधा संबंध किसका होता है? परिकल्पना का होता है। तो अगर प्रश्न कभी पूछ लिया जाए कि परिकल्पना का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है, तो प्रस्तावित प्रारूप से होता है। किससे होता है? प्रस्तावित प्रारूप से। किससे? प्रस्तावित प्रारूप से। और यह पूछ लिया जाए कि जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना का कार्य क्या है? क्या काम करती है परिकल्पना? तो परिकल्पना का कार्य है नए प्रयोगों और अवलोकनों को सुझाव देना। नए प्रयोगों और अवलोकनों को सुझाव देना। किसका कार्य? ये परिकल्पना का कार्य है। उसके बाद पूछ लिया जाए कि जो परिकल्पना है, ये परिकल्पना यानी कैसा कथन होता है या परिकल्पना कहते किसे हैं? तो हम कह सकते हैं एक विवरण प्रदान करते हुए ये क्या होता है? अस्थायी कथन होता है। यानी एक विवरण प्रदान करते हुए एक अस्थायी जो कथन होता है वो क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। और कथन कैसा होता है? अस्थायी होता है। और यह कह दिया जाए कि क्या परिकल्पना सत्य भी हो सकती है और परिकल्पना असत्य भी हो सकती है। सत्य और असत्य दोनों रूपों में होती है। इसके अलावा अगर ये पूछ लिया जाए कि परिकल्पना के प्रकार कितने होते हैं, परिकल्पना के प्रकार पूछे जाए, तो परिकल्पना जो है दो प्रकार की होती है। दो प्रकार होते हैं परिकल्पना के। कितने? दो। एक तो होती है शून्य परिकल्पना, जिसको नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होती है वैकल्पिक परिकल्पना। क्या होती है? वैकल्पिक परिकल्पना, जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब देखिए, जो शून्य परिकल्पना होती है, उस शून्य परिकल्पना से क्या अभिप्राय है? जो शून्य परिकल्पना है
शून्य परिकल्पना कह सकते हैं, नल हाइपोथेसिस कह सकते हैं। देखिए शून्य परिकल्पना में न तो कोई यानी कोई प्रभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। इसके लिए हम कह सकते हैं कोई प्रभाव नहीं, जहां प्रभाव कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे, कोई प्रभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है और कोई यानी परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं। वो क्या है? शून्य परिकल्पना है। कहने का अभिप्राय ये है, तो एक उदाहरण देखिए आप, जैसे आपको कह दिया जाए एक तो है अपने पास में ए विधि, क्या है? ए विधि, और दूसरी है अपने पास में बी विधि। ए विधि और बी विधि दो विधियां हैं। अब इन दोनों में कोई आपस में प्रभाव न बताया दिखाई दे, कोई अंतर न दिखाई दे, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे, तो वहां पर कैसी परिकल्पना का निर्माण होता है? शून्य परिकल्पना का निर्माण होता है। वहां क्या होती है? शून्य परिकल्पना होती है। अगर ये कह दिया जाए अगर ए और बी दोनों विधियां हैं, इन दोनों में क्या की जाए? तुलना की जाए। दोनों में क्या की जाए? तुलना की जाए। और तुलना के उपरांत यह कहा जाए कि दोनों ही विधियां क्या हैं? समान रूप से अच्छी हैं। यानी यह कह दिया जाए कि दोनों ही विधियां समान रूप से अच्छी है। दोनों ही विधियां समान रूप से अच्छी हैं। तो यहां पर क्या है? शून्य परिकल्पना है। क्या है? नल हाइपोथेसिस है। यानी दो विधियों में तुलना की गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई अंतर, परिवर्तन, प्रभाव अलग देखने को नहीं मिला, तो वहां क्या है? शून्य परिकल्पना है। अगर इन दोनों में अंतर होता या कोई प्रभाव या परिवर्तन होता, तो फिर क्या होती है? वैकल्पिक परिकल्पना होती, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती। अगर देखो ये कह दिया जाए कि वैकल्पिक का उदाहरण देखिए, वैकल्पिक परिकल्पना, यही दो विधि है अपने पास में, ए विधि है और दूसरी विधि है वो क्या है? बी विधि है। दो विधियां हैं, दोनों में हमने क्या की? तुलना। क्या की? तुलना। अब तुलना के उपरांत अगर यह कहा जाए कि ए विधि बी विधि से अच्छी है, तो भी क्या है? वैकल्पिक परिकल्पना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। और यह कह दिया जाए कि बी विधि ए विधि से अच्छी है, यानी दोनों में से तुलना करके बताया जाए, यानी अंतर पैदा कर दिया जाए, वहां क्या होती है? वैकल्पिक परिकल्पना होती है। और जहां कोई अंतर, कोई प्रभाव, परिवर्तन नजर नहीं आए, वहां क्या होती है? शून्य परिकल्पना होती है। तो ये शून्य जो परिकल्पना होती है, इसको हम एच ओ या एच जीरो, एच या ओ से या फिर एच जीरो से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाया जाता है? ओ से दर्शाया जाता है या फिर एच जीरो से दर्शाया जाता है। और जो वैकल्पिक होती है उसको या तो एच ए से या एच वन से दर्शाया जाता है। उसके लिए यानी एच ए से या फिर एच वन से दर्शाया जाता है। ये भी याद रखना कि शून्य परिकल्पना के लिए दर्शाने के लिए क्या प्रतीक है? एच ओ या एच जीरो, एच शून्य। और वैकल्पिक परिकल्पना के लिए एच ए या एच वन, एच ए या एच वन। अब देखिए
दूसरा एक उदाहरण और समझ लीजिए कि इधर तो है महिला और इधर है पुरुष, महिला और पुरुष, और दोनों का ही यानी जो कार्य है या व्यवसाय है वो क्या है, दोनों ही व्यवसाय से क्या है, शिक्षक है। क्या है, शिक्षक है। दोनों ही व्यवसाय से क्या है, शिक्षक है। अब इन दोनों की क्या की जाए, तुलना की जाए। तुलना करके अगर दोनों को समान दर्शा दिया जाए, कोई अंतर पैदा न हो, तब तो क्या होगी, शून्य परिकल्पना। और दोनों में अगर कोई प्रभाव, अंतर या परिवर्तन दिखाई दे तुलना के उपरांत, तो फिर क्या होगी, वैकल्पिक परिकल्पना। जैसे कह दिया जाए महिलाएं पुरुषों से अच्छी शिक्षक होती है। अब दोनों में, पुरुष और महिलाएं जो दोनों हैं, उनमें यानी क्या पैदा कर दिया गया, तुलना करने के उपरांत अंतर पैदा कर दिया, तो ये किसका उदाहरण होगा, वैकल्पिक परिकल्पना होगा। अब दोनों को समान बता दिया जाता तो फिर क्या होता, शून्य परिकल्पना होती। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हमें यानी टाइप्स ऑफ एरर यानी त्रुटियों की जो परिकल्पना को लेकर के जो प्रकार है उन पर हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए जो ये परिकल्पना है, इस परिकल्पना से संबंधित है टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं, यानी त्रुटि के प्रकार, यानी किस किस प्रकार की त्रुटि होती है। तो दो प्रकार की टाइप्स ऑफ एरर हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, यानी टाइप 1 और टाइप 2। ये एरर हैं, ये एरर यानी त्रुटि है, वो कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की। त्रुटि कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की, टाइप 1 और टाइप 2, यानी ये कह सकते हैं हम प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार। अब जो टाइप 1 है इसको हमेशा किससे दर्शाया जाता है, इसको दर्शाया जाता है अल्फा से। इसको किससे दर्शाया जाता है, अल्फा से, अल्फा से दर्शाया जाता है। और टाइप जो 2 होता है इसको किससे दर्शाया जाता है, बीटा से, बीटा से दर्शाया जाता है। अल्फा से और बीटा से इनको दोनों को दर्शाया जाता है। एक नंबर 1 को अल्फा से और नंबर 2 को बीटा से दर्शाया जाता है। अब टाइप 1 एरर कब होता है, टाइप 1 एरर कब होगा, यानी प्रथम प्रकार की, हम कह सकते हैं प्रथम प्रकार त्रुटि कब होगी, प्रथम प्रकार की त्रुटि कब होगी। प्रथम प्रकार की त्रुटि जब होगी जब यानी H0 सत्य हो। क्या हो, जब H0 क्या हो, सत्य हो। H0 किसके लिए था, यानी शून्य परिकल्पना के लिए। H0 क्या हो, सत्य हो, स्वीकार करने योग्य हो। क्या हो, स्वीकार करने योग्य हो। और हम क्या कर दें, उसको अस्वीकार कर देते हैं, यानी H0 सत्य हो, स्वीकार करने योग्य हो, लेकिन हम अस्वीकार कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। तो उस समय
उसमें यानी किस प्रकार का एरर होगा, टाइप 1। कैसा एरर होगा, टाइप 1 यानी प्रथम प्रकार की त्रुटि होगी। उसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो है टाइप 2 एरर। दूसरे प्रकार का की जो त्रुटि है, एरर है, वो कैसा होगा, जब H0 क्या हो, असत्य हो। क्या हो, असत्य हो। कहने का अभिप्राय अस्वीकार करने योग्य हो, अस्वीकार करने योग्य हो, लेकिन हम स्वीकार कर लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं। तो वहां किस प्रकार की त्रुटि है, द्वितीय प्रकार की त्रुटि है। कौन से प्रकार की, द्वितीय प्रकार की, द्वितीय प्रकार की त्रुटि है, यानी टाइप 2 एरर है। क्या है, टाइप 2 एरर है। दूसरा, इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहां H0 यानी यहां पर H0 है वो क्या है, ट्रू है, ट्रू यानी सत्य है। और यहां पर H0 है वो क्या है, फॉल्स है, यानी असत्य है। क्या है, असत्य है। अब इसमें जो H0 जो सत्य है, यानी यहां लिख देते हैं हम स्वीकार, और यहां लिख देते हैं हम, यानी यहां लिख देते हैं अस्वीकार यानी रिजेक्ट, और यहां कर देते हैं हम स्वीकार यानी एक्सेप्ट। अब देखिए H0 अगर सत्य है, H0 क्या है, सत्य है, स्वीकार करने योग्य है। क्या ये स्वीकार करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको क्या कर दें, अस्वीकार कर दें। क्या कर दें, अस्वीकार कर दें, अस्वीकार कर दें। तो किस प्रकार की त्रुटि है, तो यहां त्रुटि है वो क्या है, त्रुटि टाइप 1 एरर आ गया। टाइप 1 एरर आ गया। और दूसरा देखिए H0 है वो फॉल्स यानी असत्य है। क्या है, असत्य है। असत्य तो क्या है, अस्वीकार करने योग्य है, अस्वीकार करने योग्य है। इसको क्या कर देना चाहिए, हमें अस्वीकार कर देना चाहिए। लेकिन हमने इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो ये किस प्रकार की त्रुटि है, तो ये टाइप 2 एरर से संबंधित त्रुटि है, टाइप 2 एरर से संबंधित त्रुटि है। तो त्रुटि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। टाइप 1 को अल्फा से दर्शाते हैं और टाइप 2 को बीटा से दर्शाते हैं। अब परिकल्पना का परीक्षण भी किया जाता है। परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। अब परिकल्पना का जो परीक्षण है, ये परीक्षण 2 प्रकार से होता है, जिसको हाइपोथेसिस टेस्ट कहते हैं हम, जिसको हमें क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट कहते हैं। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो होता है पैरामीटर टेस्ट होता है, दूसरा होता है नॉन पैरामीटर टेस्ट। पैरामीटर टेस्ट और दूसरा होता है
नॉन पैरामीटर टेस्ट। दो प्रकार से जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, उसका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। अब परिकल्पना से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, परिकल्पना से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम 2-3 प्रश्नों पर थोड़ा और विस्तार पूर्वक वार्तालाप कर लेते हैं। अब देखिए, किसी भी शोध में किसी घटना के लिए अस्थायी व्याख्या कह सकता है या अस्थायी कथन कह सकता है कि अस्थायी जो व्याख्या होती है वो अस्थायी व्याख्या क्या कहलाती है। किसी भी शोध में किसी घटना के लिए एक अस्थायी जो व्याख्या है वो व्याख्या क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो व्याख्या को हम पूर्व कल्पना कह सकते हैं या फिर उसको परिकल्पना कह सकते हैं। वो अस्थायी व्याख्या क्या कहलाती है, पूर्व कल्पना या परिकल्पना कहलाती है। शोध में साहित्यिक जो सर्वे किया जाता है उस साहित्यिक सर्वे की भूमिका क्या होती है। साहित्यिक सर्वे क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्यों ये साहित्यिक सर्वे जो किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है साहित्यिक, वो क्या होता है, योजना में क्या होता है, सहायक होता है। तो उत्तर क्या होगा इसका, योजना में सहायक होता है। क्या होता है, जो योजना तैयार की जाती है उस योजना में क्या होता है, सहायक होता है। प्रश्न संख्या आगे देखिए, अनुसंधान में नैतिकता, किसका, नैतिकता का प्रथम उद्देश्य, नैतिकता का जो प्रथम उद्देश्य है वो क्या है। तो अनुसंधान में नैतिकता का जो प्रमुख कह सकते हैं या प्रथम कह सकते हैं जो उद्देश्य होता है वो होता है जो मानवीय विषय होते हैं उन मानवीय विषयों की रक्षा करना। क्या होता है, मानवीय विषयों की रक्षा करना, यानी नैतिकता का पहला उद्देश्य होता है। अब देखिए, वैज्ञानिक विधि, यानी जो वैज्ञानिक विधि है, ये वैज्ञानिक विधि प्राय का अर्थ है अधिकतर कहां काम में ली जाती है, यानी वैज्ञानिक विधि को कहां काम में लेते हैं शोध करते समय, यानी वैज्ञानिक विधि है वो मुख्य रूप से किस प्रकार के शोध में काम में ली जाती है। तो वैज्ञानिक विधि मुख्य रूप से सामाजिक विषय शोध में काम में ली जाती है। तो इसका उत्तर होगा सामाजिक विषय शोध में। कहां काम में ली जाती है वैज्ञानिक विधि, सामाजिक विषय शोध में। ये जो वैज्ञानिक विधि होती क्या है वैज्ञानिक विधि, यानी जो विधि निश्चित सर्वमान्य सिद्धांतों पर आधारित हो, जो विधि निश्चित सर्वमान्य सिद्धांतों पर आधारित हो और जिसमें वस्तुनिष्ठता हो। तो हम कह सकते हैं जो विधि निश्चित सर्वमान्य से ऊपर है, जो सब लोगों के द्वारा क्या हो, मान्य जाए, सर्वमान्य सिद्धांतों पर आधारित हो, सर्वमान्य सिद्धांतों पर आधारित हो और जिसमें वस्तुनिष्ठता हो, और जिसमें वस्तुनिष्ठता हो, उसको क्या कहेंगे,
वैज्ञानिक विधि कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वैज्ञानिक विधि कहेंगे। वो वैज्ञानिक विधि होती है, यानी जो विधि निश्चित सर्वमान्य सिद्धांत है उन सिद्धांतों पर क्या हो? आधारित हो, और जिसमें क्या हो? वस्तुनिष्ठता हो, तो वो क्या है? वैज्ञानिक विधि। तो आज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर फर्स्ट से संबंधित जो आज की जो क्लास है, जो नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी फर्स्ट पेपर है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं वो आपको यानी एक क्रमबद्ध क्लास के रूप में आप तक विस्तार पूर्वक पहुंचाए जाएंगे। तो आप इस क्लास को अपने जो मित्र हैं, अपने जो सहपाठी हैं, उन तक शेयर करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।